वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जिसमें पढ़ेंगे एक नई वीडियो में भारत के पड़ोसी देश यानी भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है इसमें। एक एक पड़ोसी देश से बनने वाले जो क्वेश्चन होंगे उनको भी हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। पहले उनकी थ्योरी और उनका एक ज्योग्राफिकल एरियाज देखेंगे और उसके बाद उससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखते चलेंगे। प्रति देश के बारे में पढ़ने के बाद तुरंत ही तो बढ़ते हैं अपने इस नए वीडियो के साथ। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पसंद आए तो लाइक करें। और हम लोग देखते हुए चलेंगे। और इससे पहले हम लोग वीडियो जो डले हुए हैं उसको में आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो कि बहुत अच्छे से बताया गया है, जिसमें आज उसी के नेक्स्ट क्रम में हम लोग पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में और उनकी एक ज्योग्राफिकल एरियाज भी देखेंगे, ज्योग्राफिकल फैक्ट देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जिसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेपाल के बारे में। इसके बारे में नेपाल, जो कि नेपाल हमारा एक पड़ोसी देश है। और इस पड़ोसी देश का थोड़ा सा इंट्रो हम लोग करेंगे। नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश है। यहाँ हमें आने जाने में अन्य देशों की तरह वीजा या अंतर्राष्ट्रीय आवागमन देश लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी जैसा कि अन्य देशों में अगर जाने के लिए हमें जिसकी ज़रूरत पड़ती है यानी परमिशन, जिसमें वीज़ा की परमिशन होती है कि वहाँ जाने की ज़रूरत हो, लेकिन इसमें नहीं पड़ती है। हमारा यह पड़ोसी जो देश है भारत के उत्तर में अवस्थित है। ग्लोब पर अगर देखें तो नेपाल 26 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 15 मिनट से 88 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच देखा जा सकता है। यह देश चारों तरफ स्थल से घिरा है, अतः इसे मध्यस्थ देश भी कहा कहते हैं। इसे हम किसे मध्यस्थ देश भी कहते हैं, किसको? नेपाल को। नेपाल के उत्तर में अगर हम देखें तो तिब्बत है, जिसे हम चीन के नाम से जानते हैं, जिसके बीच महान हिमालय जो है दीवार जैसा खड़ा है। यानी तिब्बत या चीन के बीच में एक स्थित है जो है हिमालय, जो एक दीवार सा खड़ा है। अन्य तीन तरफ से भारत के राज्य पड़ते हैं। यानी उसके तीन तरफ से अगर देखें तो भारत के राज्य पड़ते हैं। और नेपाल के अगर पूर्व में देखें तो सिक्किम है। तो नेपाल के उत्तर में क्या है? चीन है। उसके बाद बीच में हिमालय है। और अन्य तीन तरफ से अगर देखें तो भारत के जैसे दक्षिण, पश्चिम और पूर्व में भारत के राज्य पड़ते हैं। और नेपाल के पूर्व में अगर देखें तो सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल है। पश्चिम में उत्तराखंड तथा दक्षिण में बिहार। यानी नेपाल के पूर्व में देखें तो सिक्किम है, पश्चिम में पश्चिम बंगाल है, सॉरी, पूर्व में सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल है। अगर पश्चिम में देखें तो उत्तराखंड तथा दक्षिण में बिहार एवं उत्तर प्रदेश है, ये राज्य स्थित हैं। मौर्य शासन काल में ही बौद्ध संस्कृति का मुख्य केंद्र क्या था? लुम्बिनी था, जो कि कहाँ है? नेपाल में स्थित है। यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म स्थल भी है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। यहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर हिंदुओं का महान तीर्थ स्थल है, जहाँ शिवरात्रि के दिन विशाल मेला का आयोजन होता है। और नेपाल का कुल क्षेत्रफल जो है वो 1,40,797 वर्ग किलोमीटर है, जहाँ जनसंख्या कितनी है? 2.76 करोड़। 2005 के अनुसार 2.76 करोड़। यहाँ का क्षेत्रफल कितना है? 1,40,797 वर्ग। आगे पढ़ते हैं संरचना एवं स्थलाकृति के बारे में। तो हिमालय की उत्पत्ति के साथ ही नेपाल की संरचना का संबंध है। अवसादी चट्टानों के भूदाब के कारण बलन से बने भूआकृति नेपाल की विशेषता है।
यानी हिमालय की उत्पत्ति के साथ ही नेपाल की संरचना का संबंध है। अपसादी चट्टानों के भूदाब के कारण बलन से बने भू-आकृति नेपाल की विशेषता है। यहाँ धरातल के पास मुलायम चट्टान तथा धरातल के नीचे कठोर चट्टानें पाई जाती हैं। अधिकतर पर्वत शिखर जो है आग्नेय तथा पर्वतीय परिवर्तित चट्टानों या अपसादी या कायांतरित चट्टानों से बनी हुई है। वैसे हिमालय की उत्पत्ति का जो मेन संबंध है किससे? हिमालय से है। अब हम लोग देख लेते हैं, ये नेपाल का मैप है जिसमें हम लोग देखते हैं कि ये उत्तर है। उत्तर में क्या तिब्बत या चीन है, ये भारत है जो कि दक्षिण में भारत है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। नेपाल में ही एवरेस्ट चोटी है जो 8,884 किलोमीटर है, मीटर ऊंची है। उसके बाद कंचनजंगा भी इसी में है। ये जुमला है, नावजा दर्रा है इसी में, सीनगिरी है, नारायणी नदी, घाघरा नदी, भेरी नदी, रुकमेट, राप्ती, अन्नपूर्णा, इस प्रकार से इसमें ये सभी अवस्थित हैं। स्थलाकृति पर अगर देखें तो नेपाल को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है दक्षिण का उपजाऊ तराई प्रदेश जो दक्षिण भाग में भारत की सीमा से सटा है और इस भाग की जो ऊंचाई है कितनी? 300 मीटर है। घने वन एवं लंबी घासें जो हैं इस क्षेत्र की विशेषता है। दूसरी बात आती है मध्य का पहाड़ी प्रदेश जिसमें महाभारत जो लेक है, चुरे की पहाड़ियां सम्मिलित हैं। यानी नेपाल के मध्य में महाभारत लेक तथा चुरे की पहाड़ियां जो सम्मिलित हैं, यह भाग समुद्र तल से 500 से 1500 मीटर तक ऊंचा है। इसमें अनेक घाटी छोटी पहाड़ियां जो शंकुधारी वृक्षों से भरे हैं। इस क्षेत्र में के उत्तरी भाग में शिवालिक की पहाड़ियां हैं। यहाँ अनेक घाटियां हैं जिसमें काठमांडू की घाटी अपना एक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा भाग आता है हिमालय श्रेणी प्रदेश है। यहाँ प्रदेश नेपाल के उत्तरी भाग पर फैला है। इस क्षेत्र में अनेक ऊंचे पर्वत शिखर जो पर्वतारोहियों को आकर्षित करते हैं। विश्व का सर्वोच्च जो शिखर है वो है माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। नेपाल तिब्बत सीमा पर अवस्थित है। स्थानीय लोग इस चोटी को किस नाम से जानते हैं? एवरेस्ट को उसे जानते हैं सागर माथा के नाम से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं वहाँ के लोग? सागर माता के नाम से जानते हैं और इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। यहाँ स्थित सभी पर्वत जो शिखर है सालों भर हिमाच्छादित रहते हैं यानी बर्फ से ढके रहते हैं। अनेक सदाबहार नदियों का जन्म जो स्थल है, यानी अनेक सदाबहार यानी हमें सदैव बहने वाली नदियों का जो जन्म स्थल है वो नेपाल है। यहाँ की अन्य मुख्य शिखरों में मकाऊ जैसे है तो वो 8,463 मीटर है। मेजून जो है 7,139 मीटर है तथा गौरी शंकर जो है वो 7,134 मीटर स्थित है। संसार के ऊंचे पर्वतों में अपना स्थान रखते हैं। माउंट एवरेस्ट सहित हिमालय श्रेणी साहसिक अभियानों का केंद्र रहा है। पर्वतारोहण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेपाल के अन्य शिखरों में अन्नपूर्णा, धौलागिरी और नेप्यू जो है वो मुख्य है। अब हम यहाँ की विशेषताएं देख लेते हैं नेपाल की। तो नेपाल की जलवायु जो है वो क्या है? शीत प्रधान है। यहाँ की जलवायु यहाँ की भू आकृतियों को प्रभावित करती है। दक्षिण के तराई वाले भाग को छोड़कर सभी स्थानों पर जो है तापमान कम रहता है क्योंकि 75% भूभाग की ऊंचाई समुद्र तल से काफी ऊंचा है और काठमांडू का तापमान जाड़े में 2 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है जबकि गर्मी में 30 डिग्री तक पहुंच जाता है। यहाँ का वार्षिक औसत तापमान अगर देखें तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह मार्च से अगस्त तक जो है ग्रीष्म ऋतु तथा सितंबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहता है। गर्मी में मानसूनी हवाओं से नेपाल के पूर्वी भाग में 200 सेंटीमीटर तक, पश्चिम भाग में
100 सेंटीमीटर तक सालाना वर्षा होती है। जाड़े में देश के उत्तरी भाग में हिमपात होते हैं तथा शीतकालीन चक्रवर्ती वर्षा भी होती है। अब हम देख लेते हैं जल प्रवाह। नेपाल में क्या क्या कौन किससे जल प्रवाह है, तो नेपाल के पूर्व से पश्चिम प्रमुख नदी तंत्र का क्रम है, पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः। जैसे हम देखें तो कोसी, गंडक तथा घाघरा जो नदी है, यहाँ सबसे लंबी जो नदी है वो है कर्णाली। यानी नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कर्णाली है। जो घाघरा की सहायक नदी तथा पश्चिमी नेपाल में बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। मध्य हिमालय नेपाल में देखें तो गंडक, जिसे यहाँ नारायणी नदी भी कहते हैं, यानी मध्य नेपाल में क्या है, गंडक, जिसे हम यहाँ जिसे यहाँ पर लोग जो है नेपाल में एक नारायणी नदी के नाम से भी जानते हैं। पूर्वी नेपाल में देखें तो कोसी को जो है सप्तकोशी कहते हैं, यानी जो कोसी नदी है उसे सप्तकोशी कहते हैं, कहाँ, नेपाल में। सभी नदियाँ उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होकर भारत की सीमा में प्रवेश करती हैं और ढलुआ भूमि होने के इन कारण नदियों में तीव्र प्रवाह होती है, जिससे अपरदन की समस्या बनी हुई है, किंतु जल विद्युत उत्पादन की भारी संभावना जो है वो प्रदान करती है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर मृदा जो है। नेपाल की तराई एवं घाटियों का जलोढ़ मृदा पाई जाती है। निचले पर्वतीय ढालों में लेटेराइट तथा पर्वतीय प्रदेश में अनुपजाऊ भूरी पौंडजोल मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय प्रदेश की मिट्टियां भूक्षरण की समस्या से ग्रस्त हैं। नेपाल में 25.4% भूमि तथा वन तथा 13% चारागाह है फैला है। तराई में उष्णकटिबंधीय चीर हरित व वन एवं मानसूनी वन पाए जाते हैं। सदाबहार चौड़ी पत्ती की वन 1200-2400 मीटर ऊंचाई तक पाए जाते हैं। चलिए अब हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर जो है वनों में हाथी, बाघ, भालू, बंदर, हिरण, खरगोश आदि जो है जीव रहते हैं। यहाँ पर अगर हम खेती देखें तो नेपाल में जीवन निर्वाह कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी व्यवसाय है। यहाँ पर 18% भूभाग पर खेती होती है और जिसमें से सबसे मुख्य जो है चावल, मक्का, गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि। व्यापारिक फसलें जैसे जूट, गन्ना, फल और तंबाकू, चाय तथा मुख्य कपास है। कुल कृषि उत्पादन 70% भाग अकेले पूर्वी तराई प्रदेश से आता है और काठमांडू घाटी में सघन कृषि होती है, जिसमें चावल तथा फल और सब्जी का कृषि मुख्य है। नेपाल में अगर हम देखें तो खनन तथा उद्योग तथा अर्थव्यवस्था के जो रूप में देखें तो यहाँ पर अल्प मात्रा में लिग्नाइट, तांबा, कोबाल्ट आदि भी मिलते हैं। अभ्रक जो है वो नेपाल की मुख्य खनिज है। चलिए अब आगे देखते हैं व्यापार। नेपाल का व्यापार खनन एवं उद्योग में ही हो रही वृद्धि के कारण नेपाल के विदेश व्यापार और आर्थिक समृद्धि में सुधार हो रही है। भारत बांग्लादेश तथा चीन तथा भूटान के साथ होता है। सूती एवं ऊनी वस्त्र जो है, खाद्य पदार्थ तथा जड़ी बूटी का निर्यात किया जाता है। अब बात करते हैं काठमांडू देश। काठमांडू देश की राजधानी तथा सड़क पर मार्ग द्वारा चीन और भारत से जुड़ा है। चीन के सहयोग से सड़क उत्तर में हिमालय और तिब्बत की सीमा तक जाती है। यहीं अगर बात करें आधुनिक सुख सुविधा के लिए वस्तुएं हैं, पोखरा दूसरा सबसे बड़ा नगर है। पोखरा जो है वो दूसरा सबसे बड़ा नगर है और वहाँ का झील पर्यटकों को आकर्षित करता है। वीरांगज तथा जनकपुर अन्य प्रमुख व्यापारिक नगर हैं। यहाँ के सभी नगर यातायात एवं संचार माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं।
चलिए अब नेपाल से बनने वाले जो मुख्य प्रश्न हैं उनको देखते हैं। नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और पंजाब। ये आप लोग आइडिया लगाएं और बताएं। तो ये सिक्किम से मिलती है। महाभारत लेख क्या है? पर्वत श्रृंखला, लेखागार। तो ये हमारा जो है का नंबर बिल्कुल ही राइट है। गंडक गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो गंडक नदी को नारायणी नदी से नाम से जाना जाता है। चलिए इस प्रकार से हमने पढ़ा नेपाल, और नेपाल को हमने बहुत अच्छे से समझा। अब हम इसी में पढ़ेंगे भूटान के बारे में। चलिए अब हम पढ़ेंगे भूटान के बारे में। भूटान जो है भारत का एक पड़ोसी देश है। भूटान जो है भारत का पड़ोसी देश है, और ये एक कैसा देश है? पर्वतीय देश है जो पूर्वी हिमालय के मध्य अवस्थित है। भूटान का 26 डिग्री 45 मिनट एवं 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश है, तथा 89 डिग्री 45 मिनट एवं 92 डिग्री 5 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो यहीं अगर हम देखें, इसका भूटान का जो क्षेत्रफल है वो 40,500 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भूटान के उत्तर में देखें तो चीन देश है, पूरब में अरुणाचल प्रदेश है, और दक्षिण में असम है, तथा पश्चिम में सिक्किम स्थित है। यह सभी जो है भारत के राज्य हैं। भूटान चारों ओर थल से घिरा हुआ है। भूटान की राजधानी जो है वो कहाँ है? थिम्पू है। कहाँ पर है? थिम्पू है। ये जो है वो भूटान है। इसमें भारत, नेपाल, चीन यानी उत्तर में चीन है, और इधर अगर हम देखें तो पूर्व में भारत है और पश्चिम में नेपाल है। अगर यहीं पर हम स्थलाकृतियों की बात, इसका वो सॉरी एक बार क्षेत्रफल है वो 46,500 है। अगर यहीं पर हम स्थलाकृति देखें तो भूटान के दक्षिणी किनारे पर लगभग 16 किलोमीटर चौड़ी मैदानी पट्टी है, जिसको हम क्या कहते हैं? द्वार के नाम से जानते हैं। कहाँ पर है? भूटान के द्वार प्रदेश जो 600 मीटर तक ऊंची तथा सक्रिय पट्टी मैदान के उत्तर में निचले हिमालय पर पर्वत है, जिनकी ऊंचाई 15 से 300 मीटर की ऊंचाई है। इन पर्वतमालाओं में उत्तर में ग्रेटर हिमालय, जिसके भूटान में सर्वाधिक ऊंचाई है, वो है 7,574 मीटर। अगर हम वहीं बात करें जलवायु की, तो जो है भूटान की जलवायु एक पर्वतीय मानसूनी है, जिसमें बारिश जो होती है वो 17 डिग्री सेंटीमीटर रहता है औसतन। चलिए आगे पढ़ते हैं। कृषि के बारे में देख लेते हैं। यहाँ की 10% से भी कम भूमि पर कृषि का कार्य होता है। कृषि कार्य नदियों की आंतरिक घाटी में मध्यम ढालों पर है। दक्षिण पश्चिमी भाग में कृषि अधिक विकसित है,
पूर्वी भाग में स्थानांतरण कृषि होती है, फसलों का उत्पादन ढालुओं के अनुसार चावल, गेहूं, जौ, आलू, मक्का, सब्जियां करू उपजाई जाती है। जनसंख्या के बारे में अगर देखें तो भूटान की जनसंख्या जो है 30.28 लाख है, जो 2007 के अनुसार है। और भूटान का औसत जनघनत्व कितना है, वो 42 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, जो कि 2005 ईस्वी में जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर 1.9%, नगरीय जनसंख्या 11 तक, साक्षरता 42%। यहाँ के लोग आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण थिम्पू तथा पुनाखा भूटान के नगर हैं। चलिए, भूटान की जो राजधानी है वो कहाँ पर है, थिम्पू है। भूटान हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई है 8,848 वर्ग मीटर। भूटान में औसत होती है जो है बारिश। यहाँ औसतन अगर देखें तो 250 तक होती है। तो ऑप्शन नंबर ग राइट है। उसके बाद आते हैं, भूटान के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है। तो जो भूटान में वनों का विस्तार है 68% जो है भूटान में वन पाए जाते हैं। 70 मान लो। भूटान की साक्षरता दर कितनी है, तो वो 42 है। कितनी है, 42। चलिए आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पड़ोसी देश के बारे में, जो कि है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। बांग्लादेश 1947 में भारत विभाजन के फलस्वरूप बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान का एक अंग घोषित किया गया। यानी 1947 ईस्वी में ही भारत विभाजन के फलस्वरूप बांग्लादेश जो है पूर्वी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान का एक अंग घोषित किया गया। लेकिन 17 दिसंबर 1971 ईस्वी को बांग्लादेश के नाम से यह एक सार्वभौम स्वतंत्र देश घोषित हुआ। इसकी सीमा जो है पश्चिम और उत्तर और पूर्व की ओर भारत की सीमा से सटी हुई है, जिसकी लंबाई जो है करीब 4096 किलोमीटर है। इसकी पूर्व में जो है म्यांमार, जिसे बर्मा के नाम से जानते हैं, तथा दक्षिण में बंगाल की खाड़ी स्थित है। यानी इसके हम पूर्व में देखें, पाकिस्तान के पूर्व में तो म्यांमार है। क्या है, म्यांमार है। और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। और उत्तर भारत के असम तथा मेघालय, पूर्व में त्रिपुरा तथा मिजोरम एवं पश्चिम बंगाल राज्य स्थित हैं। बांग्लादेश का कुल क्षेत्रफल 1,48,393 वर्ग किलोमीटर है। यह देश उत्तर 20 डिग्री उत्तरी तथा अक्षांश से 97 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 85 डिग्री पूर्वी देशांतर से 93 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ये बांग्लादेश है। ठीक है। इसके अगर हम पूर्व में देखें तो ये
वर्मा है। उत्तर में देखें तो भूटान और नेपाल है। इसके नीचे देखें दक्षिण में तो ये श्रीलंका स्थित है। जनसंख्या की दृष्टिकोण से बांग्लादेश जो है एशिया का 5वां सबसे बड़ा राष्ट्र है। बांग्लादेश की जनसंख्या करीब 15 करोड़ 2006 के अनुसार है। यहाँ 880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व है। देश के 98% जनसंख्या बंगाली समुदाय की है। शेष लोग जनजाति हैं। लगभग 83% जनसंख्या जो है मुसलमानों की है। अगर हम यही संरचना की और स्थलाकृति देखें तो बांग्लादेश जो है डेल्टाई प्रदेश है जो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा अर्थात गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के मध्य स्थित है। और इस यानी विश्व के सबसे बड़े जो डेल्टा है अर्थात गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा डेल्टा के मध्य स्थित है। और इस मैदानी देश के अधिकतर भाग की ऊंचाई समुद्र तल से 25 मीटर से भी कम डेल्टा है। कम डेल्टा और डेल्टा एम क्षेत्र में इन नदियों की ढाल बहुत कम है जिसके कारण आसपास के भागों में पानी भर जाता है। मैदान प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी की परतों से बने हैं जिसके परिणाम स्वरूप भूमि अत्यंत उर्वर है। तटवर्ती क्षेत्र दलदली क्षेत्र और डेल्टा क्षेत्र के तट के पास नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी के कारण अनेक छोटे छोटे टापू जो हैं वो बन गए हैं। बांग्लादेश के पूर्वी तट पर स्थित जो है कॉक्स बाजार यानी बांग्लादेश के अगर पूर्वी तट पर देखें तो एक बाजार लगता है जो कि कॉक्स बाजार विश्व का सबसे बड़ा बालुई यानी बीच बालुई होता है जो बीच है। यानी बांग्लादेश के पूर्वी तट पर स्थित एक कॉक्स बाजार है जो विश्व का सबसे बड़ा बालुई बीच है। बांग्लादेश को 9 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है जैसे पहला आता चटगांव तथा सिलहट की पहाड़ियां, प्राचीन जलोढ़ वेदिकाएं, टिपरा धरातल, रेतीला जलोढ़ पंख प्रदेश, मोरीबंद डेल्टा, स्थिर डेल्टा, दलदली गर्त, गुम्बित नदी ज्वार भूमि, ज्वारीय डेल्टा। पर्वतीय क्षेत्र में सिर्फ पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग आते हैं। चटगांव तथा सिलहट क्षेत्र में कम ऊंचाई की श्रृंखलाओं का विस्तार पाया जाता है। यहाँ जो पहाड़ियाँ हैं वो समुद्र तल से औसतन 200 से 300 मीटर की ऊंचाई वाली हैं। इन पहाड़ियों के मध्य जो है पर्वतीय दर्रे हैं। क्या है? पर्वतीय दर्रे हैं। अब हम बांग्लादेश में एक जल प्रवाह देखते हैं। बांग्लादेश में नदियों का जाल बिछा है जिसमें नदियां एक ओर से परिवहन में मदद करती हैं और दूसरी ओर बाढ़ से तबाही भी लाती हैं। यहाँ के जनजीवन पर नदियों पर गहरी छाप पड़ी है इसलिए नदियाँ जो है बांग्लादेश के लिए जीवन रेखा की भांति है। बांग्लादेश में अगर देखें तो बहने वाली जो नदियाँ हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यहाँ के जो मुख्य नदियाँ हैं जैसे गंगा, पद्मा, मेघना, सूरमा, ब्रह्मपुत्र इत्यादि है। गंगा, मेघना तथा ब्रह्मपुत्र में प्रायः जो है बाढ़ आया करती है। किसमें? गंगा, मेघना तथा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को ही बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है वो वहाँ पर पद्मा के नाम से जानते हैं। निक्षेप प्रकार की अधिकता और मंद ढाल के कारण ही अक्सर अपनी दिशाएं बदल लेती हैं। अब देखते हैं ये बांग्लादेश की जो राजधानी है वो कहाँ है? ढाका है। इसमें एक पद्मा नदी, ये चटगांव है, ये मेघना नदी है, ये फरीदपुर है, ये कोमेन कैमिल्ला है। ये बंगाल की खाड़ी स्थित है। इसमें अगर विशेषताएं देखें जलवायु से संबंधित तो बांग्लादेश जो है एक जलवायु मानसूनी है जहाँ जाड़े में साधारण ठंडा मौसम रहता है और औसत तापमान 18 से 5 डिग्री सेंटीमीटर रहता है। गर्मी बहुत गर्मी पड़ती है। गर्मी ऋतु का औसत तापमान 38 डिग्री सेंटीमीटर रहता है। हिमालय पर्वतीय शिखरों के उत्तर में स्थित होने के कारण यहाँ जलवायु जो है सम रहती है। बांग्लादेश में वर्षा अधिक होती है
वर्षा का वार्षिक औसत देखें तो 200 से 500 सेंटीमीटर तक रहता है। वर्षा बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों से होती है। अक्टूबर से दिसंबर तक दक्षिणी भाग चक्रवातों की चपेट में रहने के कारण मौसमी जो है अनिश्चितता बनी रहती है। उन दिनों ज्वारी लहरें तटीय भाग से होकर भीतर प्रवेश कर जाती हैं, जनमाल की अपार क्षति भी पहुंचती है। इन तूफानों को काल बैसाखी के भी नाम से जानते हैं। वर्षा का औसत प्रत्येक स्थान पर बराबर नहीं है। सबसे अधिक वर्षा जो है पूर्वी भाग में होती है। ब्रह्मपुत्र को नदी में किस नाम से जानते हैं? तो जमुना नदी, ये जमुना के नाम से जानते हैं। अब हम यहाँ मृदा और वनस्पति के बारे में एक नज़र डालते हैं। और बांग्लादेश जो मुख्यतः है वो कैसा है? मैदानी देश है, जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ के बाद नई मिट्टी परत बिछती रहती है। यहाँ पर जो मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो दोमट मिट्टी है, जो कि बहुत ही उपजाऊ है। बांग्लादेश के कुल क्षेत्र के 6.7% भाग पर जो है वन पाया जाता है। वर्षा की अधिकता कारण जो वृक्षों में वृद्धि तेजी से होती है। यानी बांग्लादेश के कुल क्षेत्र के 6.7% भाग पर वन पाया जाता है। यहाँ पर जैसे चटगांव और सिलहट के पर्वतीय भागों में क्या है? सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन जो सदाबहार वनों की बांस की प्रधानता है। दक्षिण डेल्टाई प्रदेश में दलदली वन मिलते हैं, जिसमें सुंदरी वृक्षों की एक प्रधानता है। और इन वनों को हम सुंदर वन के नाम से भी जानते हैं। यानी कहाँ पर? बांग्लादेश में ही स्थित है। इसी वन में सुप्रसिद्ध बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। मैदानी भागों में कहीं कहीं घास भी पाई जाती है। अब हम देखते हैं कृषि। बांग्लादेश का अर्थतंत्र कृषि पर टिका है। देश की 80% जनसंख्या कृषि में कार्य में लगी हुई है। कृषि का घरेलू अगर उत्पाद देखें तो जीडीपी है। क्या है? जीडीपी है। लगभग एक तिहाई योगदान है। देश के लगभग 63% भूमि पर कृषि का कार्य किया जाता है, जहाँ फसलों उत्पादन, पशुपालन, मछली पकड़ना तथा बांध की प्रमुख आर्थिक क्रिया है। समस्त रोजगार का 81% जो है विदेशी व्यापार से प्राप्त आय का, और 80% है जो वो राष्ट्रीय उत्पाद तथा 50% से अधिक कृषि से प्राप्त होता है। देश की 82% भूमि पर चावल, 6% पर जूट, 4 पर गेहूं तथा 10 पर सब्जी, फल व नकदी फसलें वो है। सबसे अधिक यहाँ पर क्या वो मिलता है? तो देश की सबसे यानी 82% कृषि पर जो है यहाँ चावल उगाया जाता है। यहाँ धान की 3 फसलें जैसे अमन जो है वो 67 यानी 67%, औस 25% तथा बोरो 3.5% जो है भूमि पर होती है। यहाँ विश्व का 6% से अधिक कच्चा जूट उगाया जाता है। देश का 7% जूट मैमनसिंह जिले को पैदा होता है। चाय सिलहट और चटगांव की पहाड़ियों के ढलानों पर पैदा होती है। गन्ना, तंबाकू तथा गेहूं अन्य फसलें जो है पशुपालन व्यवसाय कृषि के पूरक के रूप में प्रचलित हैं। प्राय प्रत्येक परिवार अपने उपभोग के लिए मुर्गी या बतख, मांस तथा दूध ईंधन के लिए मवेशी पालता है, और भेड़ बकरियां भी पाली जाती हैं। उसके बाद देखते हैं सुंदरी वृक्ष जो पाए जाते हैं उसमें लकड़ी, रेल, स्लीपर, ईंधन, लुगदी व औद्योगिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है। बांस भी एक उपयोगी वृक्ष है। अब बात करते हैं खनन एवं उद्योग का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। बांग्लादेश में अगर देखें तो खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से बहुत ही निर्धन है। इस देश में मिलने वाले जो प्रमुख खनिज हैं जैसे कोयला, चूना पत्थर, नमक, कांच की बालू, लोहा, प्राकृतिक गैस, जमालपुर तथा फरीदपुर क्षेत्र में कोयला मिलता है, लेकिन उच्च किस्म का नहीं। प्राकृतिक गैस जो है सिलहट, तिपरा तथा रसीदपुर क्षेत्र से प्राप्त की जाती है। और तितास में प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है, जो पाइपलाइन द्वारा ढाका भेजी जाती है। और चटगांव में तेल शोधन का एक प्रमुख कारखाना है।
मुख्यतः अगर हम देखें तो जूट, सूती बांग्लादेश जो प्रमुख कृषि आधारित देश है, जहाँ मुख्यतः जूट, सूती वस्त्र, कागज, चीनी और मछली उद्योग का विकास हुआ है। संसार का 50% जो है जूट का सामान जो है बांग्लादेश से निर्यात होता है। इसके अतिरिक्त सीमेंट, कांच, उर्वरक, इस्पात और पेट्रोल शोधन तथा जलयान जो है निर्माण के एकाएक कारखाने हैं। यहाँ पर इसकी प्रमुख निर्यात की जाने वाली जो वस्तुएं जूट और जूट से बने सामान, मछली, खाल, जड़ी बूटियां, विद्युत उपकरण, इंजीनियरिंग का सामान, ढाका, चांदपुर, बारीलाल और खुलना आंतरिक नदी बंदरगाह है। ढाका, चांदपुर, बारीलाल और खुलना जो है वो आंतरिक नदी बंदरगाह है। चलिए अब हम जानते हैं बांग्लादेश का पूर्ण नाम क्या है। तो बांग्लादेश का पूर्ण नाम है पूर्वी पाकिस्तान। भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? प्रश्न बनता है, इसको हम फिर से देख लेते हैं। इसकी सीमा जो है पश्चिम, उत्तर और पूर्व की ओर भारत की सीमा से सटी हुई है, जिसकी लंबाई कितनी है, यानी 4096 किलोमीटर है। वैसे इसका क्षेत्रफल कितना, 1,48,393। तो 4000 जो 96 किलोमीटर है जो भारत की सीमा है, यानी ऑप्शन नंबर ख करें। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो बांग्लादेश जो स्वतंत्र हुआ था वो 17 दिसंबर 1971 में। एक मिनट आपको डेट कंफर्म करा दूं। हाँ सही है, 17 दिसंबर 1971 में ही ये स्वतंत्र हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ग बिल्कुल राइट। बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? तो बांग्लादेश जो है एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो ये पूर्वी भाग में स्थित होगा। देख लेंगे इसको भी। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो वो जमुना नाम से जानते हैं, नहीं ऑप्शन नंबर का। अब एक प्रश्न हमारा जो बनता है, बांग्लादेश जो है एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? इस प्रश्न को हम लोग थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं। बांग्लादेश जो है एशिया का 5वां सबसे बड़ा राष्ट्र है। बांग्लादेश जनसंख्या की बांग्लादेश की कुल क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से तो बांग्लादेश एशिया का 5वां है, लेकिन बांग्लादेश की जनसंख्या वैसे जो है बांग्लादेश के पूरब में जो है एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित होगा बांग्लादेश। चलिए कोई नहीं, आप लोग ये कमेंट करके बताएं कि इसका जो आंसर नंबर कौन सा होगा। बांग्लादेश
एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? इसके लिए कल हम आंसर बताएंगे और आप लोग इसमें 4 में से आप लोग कमेंट में बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है श्रीलंका, अपना पड़ोसी देश है भारत का एक, और श्रीलंका को पढ़ेंगे हम लोग। चलिए देख लेते हैं श्रीलंका। श्रीलंका एशिया महाद्वीप में भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर का एक बड़ा द्वीप है। यानी जो श्रीलंका है वो एशिया महाद्वीप में भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर का एक बड़ा द्वीप है। यहाँ पर सिंहल जात की बहुलता का कारण है। यहाँ पे कौन सी जात पाई जाती है? सिंहल जात की बहुलता के कारण इस द्वीप को एक सिंहल द्वीप का नाम भी दिया जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा सिंहल जात लोग निवास करते हैं और इसे सिंहल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों ने सिंहल द्वीप को सीलोन नाम से प्रचलित किया है। इस नाम से सीलोन। हीरे, मोती, जवाहरात एवं अन्य रत्नों के भंडार होने के कारण इसे मोतियों के द्वीप से भी जाना जाता है। इसके कई नाम हैं, जैसे हम जानते हैं सिंहल द्वीप, उसके बाद अगर हम बात करें सीलोन, ये इंपॉर्टेंट है सीलोन। उसके बाद अगर देखें मोतियों के द्वीप के नाम से विभूषित है। अंग्रेजों ने इस द्वीप को 1802 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बना लिया था। यानी कब? 1802 ईस्वी में। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात 4 जनवरी 1948 ईस्वी को श्रीलंका भी उपनिवेश मुक्त होकर एक स्वतंत्र देश बन गया। यानी अगर देखा जाए तो श्रीलंका जो है कब स्वतंत्र हुई थी? तो 4 जनवरी 1948 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में इस देश में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की गई और भारत से यह देश लगभग 52 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है। यानी भारत से यह जो देश है वो कितनी दूरी पर स्थित है? 52 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इसका आकार जो है वो अंडाकार एवं बंद मुट्ठी के समान है। 66,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है देश। यह देश पाक जल संधि द्वारा भारत से अलग होता है। यहाँ अनेक प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं जिसे एक आदम पुल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो है वो अनेक प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं जिसे आदम पुल के नाम से भी जाना जाता है। भारत से इसकी दूरी कितनी है? वो 52 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इसका आकार जो है वो अंडाकार एवं बंदमुट्ठी है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 66,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका भारत से जो अलग हुआ है वो पाक जल संधि के द्वारा है और यहाँ अनेक प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं जिसे आदम पुल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की जनसंख्या जो है 1.91 यानी 1.91 करोड़ जो है वो जनसंख्या है 2005 के अनुसार। जनसंख्या का औसत घनत्व जो है वो 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। इनकी भाषा जो है सिंहली है। यहाँ 70% आबादी बौद्ध धर्मावलंबी, इसके अतिरिक्त हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्मावलंबी पर्याप्त संख्या में रहते हैं। उत्तरी श्रीलंका में तमिलों की संख्या अधिक है। उत्तरी श्रीलंका में देखें तो तमिलों की संख्या अधिक है। कोलंबो देश की राजधानी है तथा सबसे बड़ा जो नगर है। कोलंबो जो है देश की राजधानी है और सबसे बड़ा जो नगर भी है। श्रीलंका हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित एक ऐसा देश है जो हिंद महासागर के समुद्री मार्ग से गुजरने वाले सभी जहाजों को औपनिवेशिक काल से ईंधन देता रहा है। यह देश भू सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। संरचना एवं स्थलाकृति देखें
तो यह द्वीप जो है प्रायद्वीपीय भारत की तरह गोंडवाना प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से निर्मित है। श्रीलंका का मैदानी विस्तार जो है वो तटीय क्षेत्रों में है। इनके नीचे कठोर चट्टानों के स्तर पाए जाते हैं। उत्तरी भाग में जाफना का मैदान है। उत्तरी भाग में अगर हम देखें तो जाफना का मैदान है, जहाँ चूना की प्रधानता है। यहाँ 100 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। मध्यवर्ती भाग जो पठारी है, जिसके चारों ओर तटवर्ती मैदानी प्रदेश फैले हुए हैं। यहाँ सबसे ऊंची जो चोटी है वो पिदुर्ता लगानला। यहाँ पे जो सबसे ऊंची चोटी है श्रीलंका की वो है पिदुर्ता लगानला, जिसकी ऊंचाई है 2527 मीटर है। धरातल का अवलोकन किया जा सकता है। अन्य शिखरों में रामपद, रमपद, बुद्धपद, आदम प्रमुख है। यहाँ इस मैप में देख लेते हैं। ये श्रीलंका प्राकृतिक प्रदेश, जैसे उत्तरी में उत्तरी चूना प्रदेश, मध्य पहाड़ी प्रदेश, निचला तटीय प्रदेश। चलिए अब जलवायु की विशेषताएं देख लेते हैं। श्रीलंका की जलवायु जो है वो मानसूनी है। विषुवत रेखा के नज़दीक होने के कारण यहाँ साल भर गर्मी पड़ती है, वर्षा भी हो रहती है। जाड़े की ऋतु यहाँ नहीं आती है। यानी श्रीलंका की जलवायु वो कैसी है, मानसूनी है। विषुवत रेखा के नज़दीक होने के कारण यहाँ साल भर गर्मी पड़ती है और वर्षा भी होती है। जाड़े की ऋतु यहाँ नहीं होती है। यहाँ तटीय भाग में वर्षा 200 सेंटीमीटर तक और पर्वतीय क्षेत्रों में 500 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। यहाँ जाड़े एवं गर्मी की ऋतु में वार्षिक तापांतर 5 डिग्री से -7 डिग्री सेंटीग्रेड से नहीं के बराबर होता है। जाड़े ऋतु में औसत तापमान 22 डिग्री तक रहता है। भारत पर्वतीय भाग में तापमान जो है 20 डिग्री रहता है। क्या आप जानते हैं कि विषुवत रेखा वनस्पति काफी लंबे होते हैं। यह सूर्य रोशनी पानी के होड़ में एक दूसरे से लंबे होते चले जाते हैं। चलिए अब जल प्रवाह देख लेते हैं। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं, जैसे महाबली गंगा, पान और अरुवी, जो मध्यवर्ती है, उच्च भूमि से निकलकर तटवर्ती क्षेत्रों से बहती हुई समुद्र में गिरती है। रमपद और बुद्धपद जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में दियालुमा, लक्सपाना और पेरा वाला सुंदर जलप्रपात भी है। यानी रमपद और बुद्धपद जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में दियालुमा, लक्सपाना और पेरा वाला जो है सुंदर जलप्रपात भी है। अगर यही मृदा और वनस्पति की बात करें तो यहाँ लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। यहाँ वनों में रबर, सिनकोना, गटापार्चा और चीरू की लकड़ियाँ मिलती हैं। करीब 30% भूमि पर वन पाए जाते हैं। मध्यवर्ती पठारी भाग में सघन वन भी पाए जाते हैं। यहाँ मुख्यतः विषुवतीय वनस्पति पाई जाती है। अब बात करते हैं कृषि की। तो कृषि में अगर हम यहाँ देखें, चाय, काली मिर्च, दालचीनी, कहवा, तम्बाकू, केला, अगर हम कृषि देखें तो यहाँ चाय, काली मिर्ची, दालचीनी, कहवा, तम्बाकू, केला, अनानास, पान, सुपारी, गन्ना, कोको एवं काजू जैसी महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसलें उगाई जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम खनन एवं उद्योग का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। यहाँ खनिज के नाम पर ग्रेफाइट, मोनोजाइट, अभ्रक एवं लौह अयस्क मिलते हैं। नीलम, रक्तमणि, पुखराज जैसे रत्न की प्रचुरता है। यहाँ समुद्र से मोती निकालने का भी एक व्यवसाय प्रचलित है। इस द्वीप के कारण इसे पूर्व का मोती भी कहा जाता है। यानी इस द्वीप को इस कारण पूर्व का मोती भी कहा जाता है, यानी पियर ऑफ द ईस्ट। चलिए इस प्रकार से हम देखते हैं आगे।
कृषि आधारित उद्योग भी यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार है। यहाँ चाय, खाद्य संस्करण उद्योग जैसे चीनी उद्योग, रबर उद्योग, मछली उद्योग तथा मसाला उद्योग विकास हुआ है। चलिए इसमें आगे देखते हैं। यहाँ के जो प्रमुख बंदरगाह हैं जैसे त्रिकोमाली और कोलंबो, दो जो है इसके मुख्य बंदरगाह हैं। त्रिकोमाली में एक नौसैनिक अड्डा भी है। उत्तर में जाफना इसके बड़े नगरों में से एक है। इसके अतिरिक्त रत्नपुर, अनुराधापुर तथा गाल की भी प्रमुख नगर हैं। इस प्रकार से मैंने श्रीलंका जो है, श्रीलंका के बारे में पढ़ा। अब इससे बनने वाले जो मुख्य प्रश्न हैं उनको देखते हैं। श्रीलंका की आकृति कैसी है? तो वो एक अंडाकार के रूप में श्रीलंका की आकृति। ऑप्शन नंबर ख। पिदुर तालगाला श्रीलंका की प्रमुख स्थलाकृति है। नदी, झील, शिखर और गर्त। तो इसका जो पिदुर तालगाला जो है वो क्या है, यहाँ का जो शिखर सबसे ऊंचा है। श्रीलंका की राजधानी जो है वो कोलंबो है। भारत से श्रीलंका की अलग जो करता है पोप पाक जल संधि करती है। श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1900 एक सेकेंड तो यहाँ पर लोकतंत्र जो हुआ है वो 1956 में। तो ऑप्शन नंबर घ हमारा रहा है। इस प्रकार से हमने श्रीलंका को भी पढ़ा, भारत का जो कि पड़ोसी देश है। अब हम इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे, पाकिस्तान के बारे में। अब हम पढ़ते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान को एक नज़र डालते हैं कि भारत का जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान का क्या भौगोलिक क्षेत्र है और या किसकी क्या विशेषता है। तो पाकिस्तान जो है अपने भारत का सबसे पड़ोसी देश है और पाकिस्तान एक नज़र डालेंगे इस पर कि पाकिस्तान हमारा एक स्थलीय पड़ोसी देश है जो कि निकटतम पड़ोसी देशों में यह क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। यानी पाकिस्तान हमारा जो है एक स्थलीय पड़ोसी देश है। निकटतम पड़ोसी देशों में यह क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा है। आज से कुछ दशक पूर्व यह भारत का ही अंग था। 14 अगस्त 1947 को भारत से विभाजित होकर एक पृथक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। यानी पहले जो था ये भारत का ही देश था, यानी भारत में ही सम्मिलित था, लेकिन 14 अगस्त 1947 को ये स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र हो गया और ये भारत से विभाजित होकर के एक पृथक जो है स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। इसके दो अंग थे जो कि पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान कहलाते थे। ये हमारे भारत का पश्चिम और उत्तरी क्षेत्र में जो पाकिस्तान है ये इस रूप से है कहलाते थे, किंतु 1971 ईस्वी में इसका पूर्वी अंग अलग होकर के एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। अब केवल पश्चिमी पाकिस्तान ही पाकिस्तान कहलाता है। यह भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है, यानी उत्तर पश्चिम में अगर देखें तो पाकिस्तान के अफगानिस्तान है और पश्चिम में ईरान और दक्षिण में अरब सागर स्थित है। पाकिस्तान का अगर भौगोलिक विस्तार देखें तो 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 36 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 61 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 76 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कुल अगर इसका क्षेत्रफल देखें तो 8,03,943 वर्ग किलोमीटर इसका जो है वो क्षेत्रफल है। यहाँ की राष्ट्रीय जो भाषा है वो क्या है, उर्दू है। इसके अतिरिक्त पंजाबी, सिंधी, पश्तो और बलोची भी बोली जाती है यहाँ पर। और सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांतों के अतिरिक्त अन्य छोटी छोटी 10 रियासतों में प्रशासनिक दृष्टिकोण से बटा हुआ पाकिस्तान एक संघीय राज्य है। कैसा है? एक संघीय राज्य है। जनसंख्या अगर हम यहाँ पे एक नज़र डालें कि जनसंख्या और नगर, तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो 15.5 करोड़ है, यानी 2005 और मानव विकास UNO 2008 के अनुसार
यहाँ पर अगर इसका प्रति घनत्व की बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर में 150 लोग निवास करते हैं। और यहाँ का जो मुख्य धर्म है वो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। पाकिस्तान के जो प्रमुख नगर हैं जैसे इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची और लाहौर है। आगे देखते हैं हम इसमें। इस प्रकार से ये पाकिस्तान जो है वो फैला हुआ है। हैदराबाद, इस्लामाबाद यहाँ की राजधानी है। इस्लामाबाद जो है वो यहाँ की राजधानी और प्रमुख नगर में हैदराबाद भी एक पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। यहीं से कुछ दूरी पर प्रसिद्ध नगर है जो कि रावलपिंडी भी है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर है। यानी पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? इस्लामाबाद। लाहौर जो है पाकिस्तान का दूसरा प्रसिद्ध नगर है। सबसे प्रसिद्ध है वो है कराची, उसके बाद है पाकिस्तान का दूसरा नगर है लाहौर। चलिए अब यहाँ की हम स्थलाकृतियों में अगर बात कर लें तो पाकिस्तान की प्राकृतिक बनावट जो है वो असम है। यह ऊंची ऊंची पर्वत भी पठारी भाग समतल उपजाऊ मैदान का फैलाव है। अगर यहाँ की ऊंचाई देखें उत्तर पश्चिमी में सबसे भाग ऊंचा क्षेत्र है। यहाँ ऊंचाई जो है 3000 मीटर से भी अधिक है। यहीं से पर्वत श्रेणियों में एक श्रृंखला घुमावदार रूप से बिल्कुल दक्षिण तक विस्तृत है। यानी इसकी जहाँ ऊंचाई है 3000 मीटर से अधिक है, जो वास्तव से हिमालय का पश्चिमी और दक्षिणी विस्तार है। यहाँ श्रेणियाँ जो है उत्तर से दक्षिण क्रमशः जो है जैसे हिंदुकुश, सुलेमान एवं किरथर के नाम से प्रसिद्ध हैं। तख्त सुलेमान यहाँ की सबसे प्रसिद्ध चोटी है। पाकिस्तान की जो तख्त सुलेमान है सबसे प्रसिद्ध चोटी है जिसकी ऊंचाई है 3770 मीटर है। इसके बाद अगर हम बात करें पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में जो कि पर्वत श्रेणियों में कई दर्रे बने हुए हैं। इनमें खैबर, बोलन और गोमल प्रमुख हैं। यहाँ का दक्षिण पश्चिम भाग जो है वो कैसा? पठारी है, जो कि बलूचिस्तान के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के जो कई दर्रे बने हुए हैं इसमें खैबर, बोलन और गोमल प्रमुख हैं। यहाँ का दक्षिण पश्चिमी जो भाग पठारी है जो बलूचिस्तान के नाम से प्रसिद्ध है। यानी जो पठारी क्षेत्र है उसे हम बलूचिस्तान के नाम से जानते हैं। यहाँ की औसत ऊंचाई जो है वो 300 से 1000 मीटर है। यह एक शुष्क प्रदेश है जिसमें कई कटी छटी घाटियाँ और खारे पानी की जो है वो झीलें हैं। उत्तर पूर्वी भाग में पोतबार एक पठार है। उत्तर पूर्वी भाग में क्या है? एक पोतबार पठार है। इस प्रकार से हमने पाकिस्तान के बारे में देखा और इसमें हम कुछ देख लेते हैं कुछ नदियों के बारे में भी। तो यहाँ के जो है कई रेत के टीले भी हैं। अगर हम यहाँ देखें तो इस मरुस्थलीय भाग के दक्षिण पश्चिम में सिंधु नदी का मैदान है। क्या है? सिंधु नदी का मैदान है। इस मैदान का निर्माण जो है सिंधु बेसिन, जिसे हम द्रोणी के नाम से जानते हैं, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जो अवसाद होते हैं उससे निक्षेपण हुआ है। चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पर दक्षिणी भाग में डेल्टा का मैदान भी है जो कि समुद्र तटीय से मैदान में फैला हुआ है। अब हम देख लेते हैं यहाँ की जलवायु। पाकिस्तान की जो जलवायु है वो मानसूनी और उष्ण मरुस्थलीय है। यहाँ गर्मी में बेहद गर्मी और जाड़े में कड़ाके की सर्दी पड़ती है जैसा कि भारत में भी है। 7 डिग्री यहाँ का औसत तापमान से कम रहता है और गर्मी ऋतु में तापमान 45 डिग्री तक पहुँच जाता है। इस समय जैकोबाबाद का तापमान जो है 55 डिग्री में सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। यह पाकिस्तान का ही नहीं वरन एशिया का सबसे गर्म स्थान है। कौन सा? जैकोबाबाद, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, एशिया का सबसे गर्म स्थान है। पूर्वी मरुस्थलीय भाग में धूल भरी आंधियां चलती हैं और चारों ओर रेत के टीले दिखाई पड़ते हैं। यहाँ की औसत वर्षा देखें तो 35 सेंटीमीटर है और जाड़े में चक्रवातों द्वारा वर्षा होती है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में 75 से 80 जो सेंटीमीटर और पूर्वी मैदान में अगर देखें तो 35 से 50 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। अब हम देखते हैं मुख्य नदी जो यहाँ की है वो सिंधु नदी है जिसकी सहायक नदियाँ हैं जैसे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास जो है इनकी मुख्य नदियाँ हैं। इन्हें हम पंच नद के नाम से भी जानते हैं क्योंकि झेलम, चिनाब, रावी और सतलज जो ब्यास ये 5 नदियाँ हैं जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। इन्हें पंच नद के नाम से भी जानते हैं और सिंधु को नद के नाम से भी पुकारा जाता है। यानी पाकिस्तान में सिंधु को नद के नाम से भी पुकारा जाता है। सिंधु का जो उद्गम
हिमालय पार से जो अपना लंबा सफ़र तय करता हुआ अरब सागर में समा जाता है। इसकी सभी सहायक नदियां उत्तर पूर्व यानी भारत के उत्तर पश्चिम के मैदान के मध्यवर्ती भाग में आकर इससे मिलती हैं। सिंधु की सहायक नदियों में काबुल नदी भी है, जो कि अफगानिस्तान में होते हुए उत्तर पश्चिम से आकर सिंधु में मिलती है। पाकिस्तान को सिंधु की देन कहा जाता है, यानी सिंधु की देन किसे कहा जाता है? पाकिस्तान को में सिंधु नदी कहा जाता है। यह सत्य है कि यदि इस प्रकार से सिंधु जो है पाकिस्तान से अनुपस्थित हो जाए और यहाँ का जो मैन है रेगिस्तान का जो ढेर जो है वो तुल रह गया, लेकिन इसमें जो पाकिस्तान की जो सबसे मुख्य देन है वो सिंधु नदी की देन है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसमें अन्य नदियों में, जैसे यहाँ पाकिस्तान में है जोग, पसमेल, टोची तथा चित्राल। यह सभी जो है छोटी नदियाँ हैं। आगे इसमें कुछ बांध भी हैं, जैसे अगर हम देखें तो सिंधु एवं अन्य नदियों पर बड़े पैमाने में बांधों का निर्माण हुआ है। बांधों का इस प्रकार से विकास संसार में अन्यत्र कम ही मिलता है। बांधों के विकास के द्वारा यहाँ नहरों का जाल विकसित हुआ। यहाँ के प्रमुख बांधों में जैसे मंगला, सखर, इस्लाम, बारासात। यहाँ के जो प्रमुख बांध हैं जैसे मंगला, सखर, इस्लाम और बारासात है। यहाँ बड़ी नहरों में ऊपरी चिनाब, निचली चिनाब और ऊपरी झेलम, निचली झेलम जो है यहाँ की नहरों के रूप में इनका नाम जाना जाता है। ऊपरी बारी में अगर देखें तो यहाँ दो आब नहर भी प्रसिद्ध है। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा कई दो आबों का निर्माण हुआ है। इनमें प्रसिद्ध जो है निचला बारी, रचना, जेच, सिंधु सागर दो आब। सिंधु नदी अपने मुहाने पर जो है डेल्टा का निर्माण करती है। दो नदियों के बीच भूमि को दो आब के नाम से जाना जाता है। जहाँ दो नदियों की भूमि जो होती है वहाँ दो आब के नाम से जाना जाता है। चलिए अब आगे इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। अल्प वर्षा वाला क्षेत्र होते हुए पाकिस्तान एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ 19% भूमि पर कृषि की जाती है। इस पर यहाँ 72% जनसंख्या जो है आश्रित है। यानी पाकिस्तान में जो कृषि पर आश्रित है वो 72% जनसंख्या आश्रित है। इसके बाद यहाँ और भी है जिसके कुल कृषि योग्य जो भूमि है 63% है, जो कि सिंचाई की जाती है। यहाँ की मुख्य फसल जो है वो गेहूँ है। यहाँ लगभग 55% जो है कृषि योग्य भूमि पर गेहूँ की खेती की जाती है। तो सबसे अधिक जो यहाँ पर फसल बोई जाती है वो गेहूँ बोया जाता है। बाकी अन्य फसलें यहाँ पर होती हैं। कपास और गन्ना भी यहाँ पर एक प्रमुख नकदी फसलों में से आता है। यहाँ पर कुछ खनिज भी पाए जाते हैं। जैसे अगर खनिज की दृष्टि से देखें तो एक पाकिस्तान एक गरीब देश है। यहाँ मिलने वाली खनिज में कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस जो है क्रोमाइट, जिप्सम, लोहा, सेंधा नमक, चूना पत्थर, बॉक्साइट एवं गंधक जो है यहाँ के प्रमुख हैं। खनिज तेल का उत्पादन बालाकासार, खैरपुर, अटक, चाकबाल में होता है। चलिए अब इसका आगे देख लेते हैं। उद्योग देख लेते हैं। उद्योगों में जैसे यहाँ पर हैं सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, चीनी, खेल के सामान, कागज यहाँ पर जो है एक प्रसिद्ध हैं। वन पर आधारित उद्योगों में खेल का सामान तैयार करने के लिए सियालकोट जो है विश्व का सबसे प्रसिद्ध है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। यानी वन पर आधारित जो उद्योग खेल होते हैं वो खेल का सामान सबसे ज़्यादा सियालकोट में मिलता है, जो कि विश्व में सबसे अधिक है, यानी विश्व प्रसिद्ध भी है ये। मारदान जो है पेशावर में एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है। यानी मारदान जो है जो कि पाकिस्तान में स्थित है, जहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी जो चीनी मिल है वो पाकिस्तान में है, जो हाँ मारदान के शहर में पाई जाती है। इसके बाद आगे देखते हैं। रासायनिक
रेजिन, पेंसिल और रंग भी बनाए जाते हैं यहाँ पर। हरिपुर में कास्टिक सोडा, यानी हरिपुर में ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। यहाँ विदेशी व्यापार मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, ईरान, भारत, कनाडा, चीन और रूस के साथ यहाँ पर होता है। यहाँ मशीन, रेल का इंजन, रेल के डिब्बे, जलयान, वायुयान, ट्रैक्टर, लोह अयस्क जो है कोयला, चाय, कागज, पान, चावल इत्यादि आयात करता है। एवं कपास, खाल, चमड़ा, फल, तंबाकू, कागज, चमड़े, जूते निर्यात करता है। और यहाँ से अधिकांशतः जो है ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन को सामान निर्यात किया जाता है। अब इससे पाकिस्तान से बनने वाले जो मुख्य प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा है वो कहाँ स्थित है, तो वो है कराची में। इसके बाद देखते हैं खेल का सामान बनाने में विश्व प्रसिद्ध जो है वो है सियालकोट। पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी जो है सुलेमान की ऊंचाई क्या है, तो वो है 3770 मीटर ऊंची है। सिंधु नदी जो बहती है वो दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है उत्तर से दक्षिण की ओर। इस प्रकार से पाकिस्तान से जो बनने वाले मुख्य प्रश्न थे वो मैंने बताए। और हमने आज इस वीडियो में जो पढ़ा, भारत के जितने पड़ोसी देश थे उनके भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, विशेषताएं और मुख्य प्रसिद्ध नगर, उनके बारे में कुछ खास बिंदुओं को पढ़ा। इस प्रकार से पड़ोसी देश का वीडियो समाप्त हुआ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।